हम एक काम करेंगे, अब 2-3 दिन ना हम सिर्फ जीएसटी की रिटर्न भरेंगे। हम क्या भरेंगे, एक आधे रिटर्न जो भी हमने भर दिए वो सारे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भरेंगे, आपको दिखाता रहूँगा साथ साथ में कैसे कैसे भरना है। ठीक है, अभी आप जो सेल चढ़ा रहे हो उसी की डिटेल है वो। ठीक है, आपसे इसीलिए सेल परचेज सेल चढ़वा रहा हूँ मैं पहले, ताकि हम क्या भरना सीखें, जीएसटी की रिटर्न भरना सीखें, जिसमें हम सेल की डिटेल देते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसे बोलते हैं जीएसटीआर, उसे क्या बोलते हैं, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1। ठीक है, पहले तो अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं पहले, है ना, कि जीएसटीआर 1 होती क्या है, ये हमें कब भरनी होती है कि नहीं। काफी सारी चीजें हैं ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ जीएसटीआर 1। ठीक है, ऐसे रिटर्न्स के नंबर होते हैं, जीएसटीआर 1, 2A, 2B, 3B, है ना, 4, ऐसे करके जीएसटी की रिटर्न्स होती हैं। तो हमें अभी क्या सीखना है, सबसे पहले जीएसटीआर 1 भरना सीखना है। ठीक है, जीएसटीआर 1 बेसिकली इसमें हमने डिटेल क्या देनी है, इसमें जो आप सेल करते हो ना, सेल जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सप्लाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्लाई, है ना, सप्लाई आउटपुट जो होती है हमारी, उसकी हमें डिटेल देनी होती है गवर्नमेंट को। एक डेट होती है, गवर्नमेंट डेट डिसाइड करती है, भाई इस डेट से पहले आपको डिटेल देनी है। जैसे सपोज करो आपने 1 दिसंबर से 31 दिसंबर की सेल चढ़ा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए डेट गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है, भाई इस डेट से पहले आपको क्या करनी है, गवर्नमेंट को सारी डिटेल देनी है, आपने किस किस को सेल की है। मतलब उसमें आप क्या क्या, जैसे पार्टी का नाम हम डाल रहे हैं, जीएसटी नंबर डाल रहे हैं, आइटम डाल रहे हैं, आइटम कोड डाल रहे हैं ना, HSN कोड जो आप डाल रहे हो वो सारा डाल रहे हैं। उसके बाद कितना अमाउंट है, कितना उसमें टैक्स लगा, ये सारी डिटेल आप चढ़ा रहे हो ना, तो ये एज इट इज सारी की सारी डिटेल हमें क्या करनी है, गवर्नमेंट को देनी होती है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें 2 तरीके होते हैं इसको फाइल करने के लिए। इसको फाइल करने के लिए देखो, या तो आप इसको क्या करोगे, मंथली फाइल कर सकते हो, या फिर आप इसको क्वार्टरली फाइल कर सकते हो। क्यूटीआर लिखा मैंने शॉर्ट में। ठीक है, क्या कर सकते हो, क्वार्टरली फाइल कर सकते हो। मंथली का मतलब क्या हो गया, हर महीने। जैसे दिसंबर की जो सेल हुई हमारी, वो हमें कब देनी है डिटेल, जनवरी में देनी है। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर क्वार्टरली वाला है तो क्वार्टर कैसे चलेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का। ये जो अभी लेटेस्ट लास्ट वाला हमारा जो गया है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसकी डिटेल हमें जनवरी में देनी पड़ेगी। फिर अगर मंथली वाला है तो जनवरी की डिटेल कब देगा, फरवरी में देगा। और अगर क्वार्टरली वाला है तो जनवरी, फरवरी, मार्च की डिटेल वो कहाँ देगा, अप्रैल में देगा। पर इसमें दिक्कत क्या है, ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत आ रही थी। क्या दिक्कत आ रही थी कि गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है अभी जो है, कि जैसे सपोज करो मैंने आपको सेल करी, मैंने आपको माल बेचा है, तो अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो जो आप मेरे को टैक्स पे करोगे उसमें, भाई मैंने कोई चीज बेची, मैंने ये पेन बेचा सपोज आपको, मैंने बोला 100 रुपए का पेन है, इसमें 10 रुपए टैक्स लग रहा है, तो आप मुझे कितना दोगे, 110 रुपए पूरा दोगे। अच्छा, आपने 110 रुपए मुझे पूरा दिया, तो आप जो 10 रुपए मेरे को देते हो उसको क्या करते हो, आगे क्लेम कर देते हो गवर्नमेंट से ना, समझ गए। फिर आपने सपोज ये पेन आगे बेचा और आपने उसे बेचा 200 रुपए का, और उस पर 20 रुपए टैक्स लगा के दे दिया। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट को कितना पे करते थे, भाई आपने 20 रुपए उससे लिया, वैसे तो गवर्नमेंट को वो पे करना बनता था, पर ऑलरेडी आप मुझे 10 रुपए पे कर चुके थे, तो अब आप गवर्नमेंट को कितना पे करोगे, खाली 10 रुपए। ठीक है, यही हमारा कंसेप्ट था पहले, यही हमने किया भी था, है ना। तो अब कहने का मतलब क्या है कि वो जो 10 रुपए है, जो 10 रुपए आपने मुझे पे किया था, उसका आपने क्या ले लिया, इनपुट ले लिया, है ना, क्या ले लिया, इनपुट ले लिया, अपनी आउटपुट जो लायबिलिटी थी आपकी उसमें से माइनस कर दिया। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि आप माइनस तब करोगे, आप माइनस तब करोगे जब मैं अपनी जीएसटी की रिटर्न टाइमली भरूंगा और वो आपके पोर्टल पे शो करेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे देखो, जो मंथली भरते हैं ना, उसके लिए ड्यू डेट क्या होती है, ड्यू डेट होगी 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर सपोज करो आपने जीएसटीआर 1 फाइल करनी है, किस महीने की, दिसंबर 2023 की, तो आपके लिए ड्यू डेट क्या हो जाएगी इसकी, 11 जनवरी 2024। ठीक है,
समझ गए? अगला महीने जो आया है उसकी 11 तारीख क्या होगी हमारी ड्यू डेट होगी। अच्छा, अगर अभी हम पहले बात किसकी कर रहे हैं, जिसको मंथली भरनी है, ठीक है, क्वार्टरली वाले पे आएंगे। अभी जिसको मंथली भरनी है तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर मैंने आपको माल बेचा था और मैं आता हूँ मंथली वाले में, तो अगर मैंने 11 तारीख से पहले पहले अपनी रिटर्न भर ली, तब तो आप वो 10 रुपए जो आपने मुझे पे किए थे वो अपनी आउटपुट लायबिलिटी में से माइनस कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर सकते। तब तक नहीं कर सकते जब तक मैं रिटर्न नहीं भर लेता। अगर मैं अगले महीने रिटर्न भरूंगा, लेट भरूंगा या 11 तारीख के बाद भी भरूंगा, अगर मैं 11 तारीख के बाद भी भरूंगा तब भी वो आपको अगले महीने मिलेगा सीधे। तो इस महीने आपकी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी पे करने की। फिर आप मेरे ऊपर गुस्सा हो जाओगे, भाई साहब तुमने क्या कर दिया, या तुमसे माल लेना ही बेकार है कि नहीं है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, ठीक है। तो ये होगी 11 तारीख इस केस में। अच्छा, क्वार्टरली वाले के लिए क्या है, क्वार्टरली वाले के लिए, अच्छा अब यहाँ पे सोच के देखो, एक दिक्कत नहीं होगी, बोलो क्या दिक्कत होगी? दिक्कत ये हो गई, चल क्यों नहीं रहा ये, एक दिक्कत नहीं हो गई, बोलो क्या दिक्कत होगी? हमने कहा भाई जब तक मैं भरूंगा नहीं तब तक आपको इनपुट मिलेगा नहीं, जब तक मैं भरूंगा नहीं तब तक आपको इनपुट मिलेगा नहीं। आपने अपनी रिटर्न भरनी है मंथली। अब मैं आ गया क्वार्टरली वाले में, मैं कह रहा हूँ मैं तो भाई 3 महीने बाद भरूंगा। मैंने जो जनवरी फरवरी और मार्च में सेल करी है, अब मैं जो करूंगा इस जनवरी फरवरी मार्च में, उसकी रिटर्न में कब भरूंगा, गवर्नमेंट को रिटर्न कब भरूंगा? मैं भरूंगा भाई साहब अप्रैल में जाके, मैं भरूंगा अप्रैल में जाके। इसमें ड्यू डेट होती है, वैसे इसमें छोटा सा लिख लेते हैं यार, इसका बार बार वो हट रहा है ना, इसमें ड्यू डेट होगी भाई साहब, ठीक है। अब 13 तारीख कौन सी होगी, सपोज करो अब हमारा क्वार्टर खत्म हो गया दिसंबर में, तो 13 तारीख कौन सी, जनवरी की। अगला क्वार्टर खत्म होगा कौन सा, मार्च वाला, तो 13 तारीख कौन सी, अप्रैल की, ऐसे तारीख को, ठीक है। अब हुआ क्या, इसमें दिक्कत ये आई कि भाई मैं तो भरूंगा अप्रैल में जाके, आपने मेरे से माल ले लिया जनवरी में ही, है ना, आपने माल ले लिया जनवरी में ही, तो आपको फरवरी में टैक्स भरना बन गया। भाई आपने जनवरी की महीने की रिटर्न फरवरी में जाके भरोगे तो उसमें आपको टैक्स भरना नहीं बन जाएगा। तो इससे क्या नुकसान होगा, इससे नुकसान ये होगा, तुम बोलोगे कि यार ऐसा है भाई साहब क्वार्टरली वालों से काम ही नहीं करना, बोलोगे नहीं बोलोगे कि क्वार्टरली वालों से काम ही नहीं करना। एक्चुअली क्या था, क्वार्टरली जो रिटर्न का स्कीम है वो गवर्नमेंट ने सोचा था कि यार जो छोटे बंदे हैं, है ना, जो जिनका छोटा बिजनेस है, उनके लिए क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट का एक QRMP एक स्कीम निकाली थी। ये लोग क्या करेंगे, हर महीने अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकते रिटर्न भरना, तो इनको एक क्वार्टरली वाला स्कीम दे देते हैं कि चलो यार तुम 3 महीने में एक बार भर लेना। पर उसमें क्या पंगा हो गया, भाई साहब बड़े बंदे नाराज हो रहे हैं कि हमें तो टैक्स भरना बन रहा है तुम्हारी वजह से, है ना। तो इनके लिए क्या निकाला गया, एक इनके लिए होता है IFF, ठीक है। अच्छा, एक क्या होगी GSTR 1 और एक क्या होगी इनके लिए IFF, ठीक है। मंथली वाले के लिए तो सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ GSTR 1 ही है। भाई जब इसने मंथली भरनी है तो IFF का कोई मतलब ही नहीं बनता ना। अच्छा, IFF की फुल फॉर्म क्या बन गई, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। अच्छा, अब गवर्नमेंट ये कहती है कि चलो ऐसा है यार, देखो ऐसा तो नुकसान हो रहा है भाई साहब, है ना, बड़े बंदे का भी नुकसान हो रहा है, वो तुमसे काम नहीं करेगा, तुम्हारी भी दिक्कत हो जाएगी, तो तुम एक काम करो, तुम ना हर महीने एक रिटर्न भरो जिसे हम बोलेंगे IFF, है ना। अब GSTR 1 में तो बहुत सी डिटेल जाती है, जैसे उसमें HSN समरी भी जाती है, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन भी जाती है, कितने बिल आपने इशू किए, कितने बिल आपने कैंसिल किए, सारी डिटेल जाती है। पर IFF में आप एक काम करो, आपसे बिल्कुल लिमिटेड डिटेल मांगेंगे हम, मतलब उसमें सिर्फ आप पार्टी का GST नंबर वगैरह डाल दो, अपने सेल की डिटेल दे दो, बस बात खत्म। उसमें HSN समरी वगैरह और ये सब मत दो, अब ये आप 3 महीने बाद दे देना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो IFF इसने भरनी है, जो इसने IFF भरनी है वो तो भरनी है मंथली, और जो GSTR 1 भरनी है वो भरनी है क्वार्टरली। इतना क्लियर हुआ भाई, आपको पता चल गया कि गवर्नमेंट ने 2 स्कीम निकाली थी कि कोई बंदा मंथली भर सकता है, कोई बंदा
क्वार्टरली भर सकता है। क्वार्टरली वालों को क्या दिक्कत आ रही थी कि भाई मंथली वालों को उसका इनपुट नहीं मिल रहा था, है ना, तो इसलिए उनके लिए क्या स्कीम निकाली गई, आईएफएफ। कौन सी स्कीम निकाली गई, आईएफएफ, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। उसमें हम क्या करेंगे, कुछ डिटेल देंगे गवर्नमेंट को। कैसे डिटेल देंगे, कुछ डिटेल देंगे गवर्नमेंट को, ठीक है, कि भाई जैसे सिर्फ इनवॉइस की डिटेल दे दी हमने, उसमें एचएसएन समरी वगैरह देने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि सामने वाला भी उसका इनपुट ले सकता है, ठीक है। इसके लिए ड्यू डेट कब मानी गई है, 13 तारीख, और मंथली वाले के लिए मानी गई है 11 तारीख, ठीक है। अब पहले ये देखो, who can opt QRMP स्कीम, है ना, मतलब क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट किस बंदे के लिए है बेसिकली, है ना, भरेगा कौन, कौन उस स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। इसको मैं फुल फॉर्म लिख दूं यहाँ पे, भाई साहब मैं शायद लिखूँ आज को, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, ठीक है। अच्छा, जिसकी भी टर्नओवर, जिसकी भी क्या होगी, जिसकी भी टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर कितनी रहनी चाहिए, अप टू 5 CR, अप टू 5 CR। अगर आपकी टर्नओवर पिछले साल में, टर्नओवर मतलब आपकी सेल, आपकी टोटल सेल पिछले साल में 5 करोड़ तक है, अगर आपकी सेल कहाँ तक है, 5 करोड़ या उससे कम है, तो आप ये क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट वाला ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो भाई साहब। इससे क्या होगा कि आप आईएफएफ भरोगे, एक तो वो तो भरनी पड़ेगी, वरना सामने वाला आपका सर खा जाएगा भाई साहब, है ना। और दूसरा एक और रिटर्न होती है 3B, जिसमें हमें क्या करना होता है, टैक्स भरना होता है। बेसिकली हम उसमें ये दिखाते हैं कि देखो जी इतना हमारा, हमने लोगों को सेल किया है तो हमने लोगों से टैक्स कलेक्ट किया है, और इतनी हमने परचेज की थी तो इतना हमने लोगों को टैक्स पे किया है, जिसका हमने इनपुट लेना है, ठीक है। गवर्नमेंट उसी से डिसाइड करती है कि भाई आपका जो है लोगों ने इतने बिल चढ़ाए हैं तो आपका इतना इनपुट, फिर बाकी जो आपका डिफरेंस बचेगा, अगर लाइबिलिटी बन रही है तो आपको पे करना पड़ेगा। हालांकि इसमें भी गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई साहब देखो तुम रिटर्न तो क्वार्टरली भर देना, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें टैक्स की पेमेंट कैसे कर देना, पैसे नहीं छोड़ेंगे भाई साहब, तुम रिटर्न भले बाद में भर लो, पर चालान बना के अपना सेल्फ असेसमेंट करो, और हमारा इतना टैक्स बन रहा है उतना टैक्स आप पे कर दो। नहीं पे करोगे तो इंटरेस्ट भी लगेगा भाई साहब बाद में, है ना, समझ गए। तो अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आप जो है QRMP स्कीम ऑप्ट कर सकते हो, आप क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट कर सकते हो। अभी हमने किसके बारे में देखा, GSTR 1 के बारे में देखा। ये हमने सिर्फ एक रिटर्न का फॉर्म क्या होता है, उसकी ड्यू डेट क्या होती है, कौन कैसे भरेगा, ये देखा है, ठीक है। अब हम फॉर्म कैसे भरते हैं, ठीक है, फॉर्म में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी वो सारी चीजें आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले खोलते हैं GST की वेबसाइट, जिस पर आपने बहुत ज़्यादा काम करना है आगे फ्यूचर में, ठीक है। तो यहाँ पर आके वेबसाइट क्या रहेगी हमारी, gst.gov.in, ठीक है। मैंने इस पर एंटर मारा, ये देखो ये है भाई साहब आपकी GST की वेबसाइट, आपका भगवान, ठीक है। ये क्या है, आपकी GST की वेबसाइट है, ठीक है। इसमें देखो होम है, सर्विसेज है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। पर इसके लिए हमें क्या करना है, हमें तो रिटर्न भरना सीखना है अभी ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है लॉगिन, यहाँ पे क्या दिख रहा है, लॉगिन, जैसा आप फेसबुक लॉगिन करते हो, इंस्टाग्राम लॉगिन करते हो, है ना, अपने जितने भी अकाउंट है सारे लॉगिन करते हो, वैसे हम क्या करेंगे, इसको लॉगिन करेंगे, ठीक है। इसको लॉगिन करेंगे हम, ठीक है। लॉगिन करने के बाद ऐसे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है आपने, जो हम खुद बनाते हैं, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह हम खुद बनाते हैं, ठीक है। यूजर आईडी और पासवर्ड हम खुद बनाते हैं।
ये कैप्चा डालोगे यहाँ पे, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये आप हर जगह करते हो, है ना, ये तो हर जगह करते हो। जब आप लॉगिन कर लोगे तो अब हम क्या करेंगे, देखो यार किसी को लॉगिन नहीं करेंगे हम अभी, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यही वेबसाइट है, ऐसा ही था। आपने क्या किया, यहाँ से इसको क्या करना था, आपने लॉगिन करना था, ठीक है। जैसे आप लॉगिन करोगे, यहाँ पर आप क्या डालोगे, यहाँ पे डालोगे आप अपना यूजर नेम, यहाँ पे डाला आपने पासवर्ड, कैप्चा डाला और उसके बाद क्या किया, यहाँ पे लॉगिन कर दिया, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखेगा, कुछ इस तरीके का आपका लॉगिन होके आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये मैंने जो हाईलाइट कर रखे हैं, ये है जैसे पार्टी का क्या आता है, यहाँ पे नेम आता है ना, यहाँ पे भी नेम लिखा रहेगा, आपको मिलेगा जब आप लॉगिन करोगे, यहाँ पे नेम मिलेगा और यहाँ पे GST मिलता है, ठीक है। और ये आती हैं आपके, देखो जो आपने पिछली रिटर्नें भरी है, 5 रिटर्नें, ये ऐसी डिटेल आती है रिटर्न कैलेंडर करके, ठीक है। जैसे देखो GSTR 1 और IFF है, ठीक है। इसकी तो GSTR 1 है, वैसे कैसे पता चला हमें इसकी GSTR 1 होगी, क्योंकि इसकी 3 भी देखो ना मंथली जा रही है, इसकी 3, ये देखो ये रिटर्न कौन सी है, 3 भी है, 3 भी मंथली जा रही है। जो छोटा बंदा होगा जो 5 करोड़ से कम, अगर वो चाहे ऑप्ट करना चाहता है, देखो ऑप्शन होता है, अगर आपकी चाहे 1 करोड़ है, आप कहते हो नहीं भाई साहब अपने को तो क्वार्टरली वाली झंझट रखनी ही नहीं है, अपने को तो मंथली करना है, तो आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 5 करोड़ से कम है तो आपके पास ऑप्शन है, अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मंथली ही करना पड़ेगा, समझ गए। वो हमें ऑप्ट करना होता है कि हमारी 5 करोड़ से कम है तो हम क्वार्टरली करना चाहते हैं कि मंथली करना चाहते हैं, इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि ये GSTR 3 भी जो है क्वार्टरली मंथली जा रही है, तो हम क्या मान रहे हैं कि भैया ये GSTR 1 भी इसकी मंथली ही होगी, ठीक है। जब 3 भी मंथली जा रही है तो बिना GSTR 1 के तो 3 भी जाएगी भी नहीं ना, ठीक है। पहले हम सेल की डिटेल भरेंगे, उसके बाद हम लास्ट में कंपैरिजन भरेंगे 3 में, ठीक है, सेल परचेज सब का। तो ये देखो नीचे आपको दिख रहा है अगस्त का ग्रीन कलर से आ रहा फाइल, सितंबर का फाइल, अक्टूबर का फाइल, नवंबर का फाइल। अब हमें दिसंबर का देखो 2 भी फाइल आ रहा है यहाँ पे दिखा हुआ, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका मतलब दिसंबर की अभी फाइल करनी है, ठीक है। आप यहाँ पे वैसे कर्सर रखोगे तो वो जब लॉगिन करोगे तो वहाँ पे वो आपको डेट भी दिखाता है, ड्यू डेट कौन सी, क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसा आपके पास क्या मिलेगा, एक डैशबोर्ड मिलेगा आपको। फिर आप इसी को नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर नीचे आपको ये ऑप्शन मिलेगा, रिटर्न डैशबोर्ड। कौन सा ऑप्शन, रिटर्न डैशबोर्ड, ठीक है। आप रिटर्न डैशबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा। सबसे पहले कौन सा, फाइनेंशियल ईयर, काका कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी, आप कौन सा फाइनेंशियल ईयर में बैठे हो, 23-24 में बैठे हो, तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, 23-24। अच्छा अभी दिसंबर गया है ना, दिसंबर खत्म हुआ है अभी कुछ टाइम पहले, तो ये कौन सा क्वार्टर था हमारा, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, 3। क्वार्टर 1 कौन सा हो गया, अप्रैल से जून, सेकेंड क्वार्टर कौन सा हो गया, जुलाई से सितंबर, तीसरा क्वार्टर कौन सा हो गया, अक्टूबर से दिसंबर, और फोर्थ क्वार्टर कौन सा हो जाएगा, जनवरी से मार्च, ठीक है। 4 ही क्वार्टर होते हैं, एक बोतल में 4 ही पौवे होते हैं 4 ही पौवे होते हैं ना, कि ज्यादा होते हैं, 4 होता ना, तुम लोग पीते हो ज्यादा, पता है तुम्हें, है ना। तो यहाँ पर हमने फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्वार्टर सेलेक्ट किया, फिर क्वार्टर में भी कौन सा महीने की आप रिटर्न भरना चाह रहे हो, भाई क्वार्टर में हो सकता है, और मंथली वाले हैं तो हो सकता है अक्टूबर की हो, नवंबर की हो, दिसंबर की हो, तो हमें कौन सी भरनी है, बेसिकली दिसंबर की भरनी है। और इस पर क्या कर दोगे, सर्च करने के बाद आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा अंदर, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आएंगे, देखो पहला ऑप्शन कौन सा आ रहा है, GSTR 1, 2A जिसको सिर्फ व्यू करना है और डाउनलोड कर सकते हो, 2B व्यू करना है और डाउनलोड करना है, ठीक है। ये देखो फॉर व्यू ओनली है ना, ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल है ये दोनों के दोनों, ITC स्टेटमेंट फॉर द मंथ, क्लियर हो गया। ये देखो यहाँ पर है 3B, ये क्या है 3B, क्लियर। देखो अगर जो बंदा क्या करता होगा, क्वार्टरली रिटर्न भरता होगा ना, तो अगर वो दिसंबर सेलेक्ट करेगा तब तो उसको 3B दिखाएगा, ये तो 2B है, सॉरी ये है 3B इधर वाला ना, ये देखो मंथली रिटर्न 3B। अगर कोई बंदा जो है क्वार्टरली रिटर्न भरता है और वो लास्ट
मंथ ऑफ द क्वार्टर सेलेक्ट करेगा जैसे दिसंबर, तब तो उसे क्या दिखाएगा, 3B फाइल करने के लिए दिखाएगा। और अगर वो नवंबर सेलेक्ट करता है तो उसको 3B का ऑप्शन ही नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए 3B है ही नहीं ना, मंथली क्वार्टरली है, ठीक है। ये क्या है 3B। जैसे इसकी ड्यू डेट देखो कब दिखा रहा है 20 जनवरी, इसकी ड्यू डेट कब दिखा रहा है 11 जनवरी, ठीक है। मैंने कहा था ना 11 होती है मंथली वाले के लिए और 13 होती है क्वार्टरली वाले के लिए, क्वार्टर के एंड में, ठीक है। वो अगर IFF भी भरेगा तो 13 ही रहेगी उसके लिए। क्लियर है, मैं समझ आ रहा है कि कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही ना कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे जैसे GSTR 1 पे आए ना, तो अभी हम क्या करते हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। अगर आप ऑनलाइन बनाना चाह रहे हो, एक एक रिकॉर्ड अपलोड करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे ऑनलाइन। हम जो बेसिकली तरीका अपनाएंगे वो ऑफलाइन वाला अपनाएंगे। ऑफलाइन कैसे, हम डायरेक्टली BC से क्या करेंगे, अपलोड करेंगे सारे के सारे बिल। अब सपोज 200 बिल है, 300 बिल है, तो एक एक करके तो नहीं चढ़ सकते हमसे, पूरा दिन लग जाएगा, गलती होने के चांस है। इससे बढ़िया ये है कि हमने अपने सॉफ्टवेयर में जो चढ़ा रखे हैं वही बिल हम सारे के सारे एज इट इज अपलोड कर देंगे GST की वेबसाइट पे, ठीक है। वो मैं अलग से बताऊंगा आपको कि कैसे करना है। अभी हम प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, क्योंकि अभी हम क्या सीख रहे हैं कि GSTR 1 में हमें डिटेल क्या क्या देनी है, होती क्या क्या है, क्योंकि शॉर्टकट का तरीका तो हम बाद में भी अपना सकते हैं, पहले हमें पता होना चाहिए चीज़ें क्या है। प्रिपेयर ऑनलाइन पे जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने इतने सारे ऑप्शन खुलते हैं। ये बेसिकली ये सारी डिटेल हमें GSTR 1 में देनी होती है, ये सारी डिटेल हमें क्या करनी होती है GSTR 1 में देनी होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी कोई सेल नहीं है इस महीने में, हमने एक भी बिल नहीं काटा, 0 सेल है, तो उस टाइम पे हम क्या भरेंगे, नील रिटर्न भरेंगे। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, फाइल नील GSTR 1 दिख रहा है। अगर आपकी कोई सेल नहीं है तो आपने कुछ नहीं करना, बस इस पे टिक करना है और सीधे फाइल कर देनी है, बात खत्म, ठीक है। पर अभी भगवान की दया से ऐसा है नहीं, हमारे पास ऐसे सेल है, ठीक है। तो इसमें पहला कॉलम देखो, पहला कॉलम क्या कहता है, 4A 4B 6B 6C। कौन से इनवॉइसेस की बात कर रहा है, ये B2B इनवॉइसेस, SEZ, ठीक है। तो ये कौन से इनवॉइसेस हैं, जैसे सपोज करो आप जो अभी सेल कर रहे हो, है ना, जो आपने सेल चलाई है वो सारी की सारी कौन सी है, मोस्टली B2B। कौन सी है, B2B। B2B का मतलब क्या हो गया, बिजनेस टू बिजनेस कह सकते हैं, मतलब जिसमें बेचने वाले के पास भी GST नंबर है और खरीदने वाले के पास भी GST नंबर है, वो क्या हो गया, B2B इनवॉइस हो गया हमारा। क्लियर हो गया, पक्का भाई, समझ आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही सौम्या, कोई दिक्कत, पक्का। तो B2B का मतलब क्या हो गया, जिसमें बेचने और खरीदने दोनों के पास क्या है, GST नंबर है ना, दोनों के दोनों बिजनेस कर रहे हैं, तुमने बेचा उसने आगे बेचना है, तो B2B हो गया। तो पहला जो कॉलम है आपका, अभी देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, 0 दिखा रहा है ना। जैसे आप इसमें इनवॉइस अपलोड करते जाओगे वो नंबर ऑफ इनवॉइसेस आपको दिखाएगा, एक इनवॉइस है, 2 इनवॉइस है, 100 है, 150 है, कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके इसमें डिटेल भरते रहेंगे, ठीक है। अभी हम अंदर नहीं घुसते हैं ज्यादा, अभी हम पहले कॉलम को समझते हैं, सारे कॉलम हैं क्या ये, ठीक है। क्योंकि इनवॉइस में आपको क्या चढ़ाना होता है, बेसिकली आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, ऐड इनवॉइस करोगे, उसमें पार्टी का GST नंबर, इनवॉइस नंबर और कितना उसमें बेसिक अमाउंट है, कितना उसमें टैक्स अमाउंट है, कौन से टैक्स रेट से लग रहा है, क्लियर है, यही डिटेल होती है। उसके बाद कहता है B2C लार्ज, उसके बाद क्या कहता है B2C लार्ज। अच्छा, B2C का मतलब क्या हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर, भाई जिसमें क्या हो गया, बेचने वाले के पास तो GST नंबर है ही है, तभी तो हम सेल की रिटर्न भर रहे हैं उसकी, पर खरीदने वाले के पास नहीं है भाई साहब। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो, अगर उसका GST नंबर है भी, आपके पास तो नहीं है, आप जाते हो उसको कैश देते हो और सामान ले आते हो, बात खत्म, बिल दिया तो दिया, नहीं तो जयराम जी की, है ना, फिर वो आपके नाम का बिल काटता ही नहीं है, फिर वो क्या करता है, टैक्स की चोरी करता है। अगर तुमने गलती से बिल मांग दिया तो वो तुम्हें ऐसे देखता है जैसे भाई साहब किडनी मांग ली हो, है ना, नहीं करता है, ढाई दिन में तुमसे बुला नहीं था। तो B2C का मतलब क्या हो गया, B2C का मतलब हो गया बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, एंड कंज्यूमर हमारा जो है, क्लियर हो गया। अच्छा, लार्ज क्यों बोला भाई यहाँ पे, ये लार्ज क्यों बोला है यहाँ पे, कहने का मतलब है, देखो इस वाले कॉलम में कौन से इनवॉइसेस आएंगे हमारे, एक तो जो आपने बेचा है कंज्यूमर को,
अपनी स्टेट से बाहर, पहली चीज। और दूसरा, उसकी इनवॉइस की वैल्यू कितनी है, 2.5 लाख से ज्यादा है। ज्यादा मतलब कितनी ज्यादा, अगर इनवॉइस की वैल्यू कितनी है 2.5 लाख से ज्यादा है तो वो B2C लार्ज में आएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद कहता है एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। तीसरे कॉलम में कौन से बिल आएंगे, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। एक्सपोर्ट का मतलब जो हमने इंडिया से बाहर बेचा है सीधे भाई साहब, है ना। तीसरे कॉलम में कौन से इनवॉइस आएंगे, एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस। देखो अलग अलग कॉलम बने हैं अलग अलग टाइप के इनवॉइसेस के लिए, ठीक है। इसीलिए हम जब अपना बिजी में अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे हम एक एक चीज को अलग अलग कर रहे हैं कि भाई कौन सा लोकल का 5% का है, कौन सा IGST का 5% का है ना। सारी चीजें हम उसमें स्पेसिफाई करते जा रहे हैं ना, इसलिए करते जा रहे हैं ताकि हमें बाद में रिटर्न बनाने में आसानी हो सके, ठीक है। अच्छा, ये हो गया एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, समझ आ गया, जो हमने इंडिया से बाहर बेचे हैं, ठीक है। अच्छा, B2C अदर्स मतलब B2C के सारे इनवॉइसेस जो इस टेबल में नहीं आए, समझ गए, जो इस टेबल में नहीं आए वो सारे के सारे B2C यहाँ आ जाएंगे, समझ गए। क्लियर हो गया इतना? अभी हमने कितने तरीके के इनवॉइस देखे, जो आपने B2B बेचे हैं, B2C लार्ज बड़े वाले इनवॉइसेस, ठीक है, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस और B2C अदर। तो समझ गए, जिसका GST नंबर नहीं है तो B2C में आ जाएगा। क्लियर हो गया? जैसे अभी आप बिल चला रहे थे तो एक किस बंदे का नाम आया था, विजय, विजय नाम का बंदा था जो आपको मिला नहीं था, तो वो कहाँ चला जाएगा हमारा, B2C में। अच्छा, आप जब इनवॉइस चला रहे हैं तो मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ कि आप जो है GST नंबर, पार्टी का अकाउंट मॉडिफाई करोगे उसमें GST नंबर वगैरह सब कुछ भरोगे। मैं क्यों कह रहा हूँ, ताकि हम उसको B2B में चढ़ा सकें। अगर आप उसका GST नंबर नहीं नहीं डालते उसमें या गलत डालते हो, गलत तो वो लेगा नहीं, वैसा इसमें बता देगा कि ये एरर है GST नंबर में। और अगर आप GST नंबर नहीं डालते हो तो वो अनरजिस्टर्ड मान लेगा उसे, वो कहाँ चला जाएगा, B2C में। फिर उसके 2B में नहीं आएगा, वो उसको इनपुट ही नहीं मिलेगा उसका, फिर वो आपको बोलेगा भैया तुमने क्या कर दिया ये। क्लियर? इसीलिए हम एक एक चीज को चेक करके डालेंगे, आपने तुक्के में नहीं डालना कुछ में। तीसरे कॉलम में क्या कहता है वो, नील रेटेड सप्लाई, ठीक है। बेसिकली इसमें नील रेटेड बाहर से लिखा है, इसमें नील रेटेड, जीरो रेटेड, एग्जम्प्ट, तीनों तरीके की सप्लाईज आएंगी, ठीक है। अब आप बोलोगे ये क्या बात है ना। नील रेटेड का कहने का मतलब क्या है, नील रेट जिसपे गवर्नमेंट ने अभी कोई टैक्स नहीं लगाया, कोई टैक्स रेट उसके लिए नहीं दिया है, तो वो हो गया नील रेट, ठीक है। दूसरा हो गया जीरो रेट। आप बोलोगे जीरो रेट क्या बोला है, जीरो रेट ये बोला है कि जिसपे गवर्नमेंट ने बोला कि भैया इस पे टैक्स रेट जो है 0% है। एक तो हो गया जिसके लिए गवर्नमेंट ने अभी बोला नहीं है कुछ भी। जब हमने GST की क्लास ली थी तो बताया था ये, है ना, कुछ ऐसी आइटम थी जिसपे गवर्नमेंट ने बोला नहीं है अभी कि इस पे कितना % टैक्स लगना है, कि लगना भी है कि नहीं लगना है, या उस पर अभी पुराना लॉ चल रहा है। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे ना, और जीरो रेटेड मतलब जिसपे गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई इस पे जीरो रेट लगेगा, ठीक है, जैसे अनाज वगैरह होता है ना। अच्छा, एग्जम्प्ट कौन सा होता है, जिनको गवर्नमेंट ने बोला भैया ये ना GST से एग्जम्प्ट है ये, ठीक है, इन पे कभी GST लगेगा ही नहीं। क्लियर हो गया? उन्हें क्या बोल दिया, एग्जम्प्ट। तो वो अगर ऐसी कोई आपकी सप्लाईज हैं तो वो आप इस वाले कॉलम में डालोगे, ठीक है। हो सकता है ना आप कर सकते हो ऐसी सप्लाई भाई, हो सकता है आप दो तरीके की सप्लाई करते हो, एक टैक्सेबल हो एक नॉन टैक्सेबल हो, एक पे जीरो रेट लगा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। तो अगर ऐसी कोई सप्लाई है तो आप इस कॉलम में उस डिटेल को भरोगे, ठीक है। अगला कॉलम कौन सा है, क्रेडिट और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, कौन सा वाले, नीचे क्या लिखा है, रजिस्टर्ड। तो क्या मैं ये बोल दूं कि ये जो है इसके बारे में बात कर रहा है ना। कैसे इसके बारे में बात कर रहा है, ऐसे कर रहा है कि देखो सपोज आपने किसी बंदे को माल बेचा, उसका था GST नंबर, रजिस्टर्ड बनना था, कल को उसने क्या किया, वो माल वापस कर दिया आधा, कल को वो माल उसने क्या कर दिया, वापस कर दिया, समझ गए। तो उसने क्या करके दे दिया तुम्हें, उसने तो डेबिट नोट काट दिया, हमारे लिए क्या बन गया, वो क्रेडिट नोट बन गया ना। तो वो हम कहाँ चढ़ाएंगे, इस वाले कॉलम में चढ़ाएंगे। भाई सपोज करो आपने किसी को 1 लाख का माल बेचा था, उसमें 5% के हिसाब से 5,000 रुपये टैक्स बनता है, ठीक है। आपने 5,000 रुपये टैक्स लगाया, 1 लाख रुपए का बिल, 1,05,000 उसको बिल बना के दे दिया। उसने क्या किया, 50,000 का माल वापस भेजा, उसमें 2,500 रुपये टैक्स लगा के भेज दिया। तो आपकी जो लाइबिलिटी थी पहले 5,000 रुपए की, जो गवर्नमेंट को आपने 5,000 रुपये पे करने थे, अब तो उसने 2,500 रुपये तो वापसी कर दिए, अब 50,000 का माल वापस करके 2,500 टैक्स लगा के आपको वापस भेज दिया। तो आपकी जो लाइबिलिटी रह जाएगी कितने की रह जाएगी, 2,500 की रह जाएगी। सिंपल सी बात करो, तभी तो माइनस होगी जब आप उसका क्रेडिट नोट यहाँ चढ़ाओगे, वरना गवर्नमेंट को सपने थोड़ी आ रहे हैं
कि भैया माल वापसी आया तुम्हारा, कोई क्रेडिट नोट भी है, ठीक है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस सब के जरिए हम क्या कर रहे हैं, सारी डिटेल भर के गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई ये हमारी डिटेल है सारी, उसके हिसाब से हमारा ये टैक्स बनता है तो हम ये भर रहे हैं, समझ गए। तो आपको ईमानदारी से निष्पक्ष होके सारी डिटेल करेक्टली भरनी है, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड, भाई अनरजिस्टर्ड भी तो माल वापस दे सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे देखो सपोज करो एंड कंज्यूमर ही अनरजिस्टर्ड नहीं होता। जैसे अब जीएसटी में ना लिमिट होती है। लिमिट कैसे होती है कि भाई साहब आपके अगर टर्नओवर 20 लाख है, या अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग भी है वैसा तो, है ना, गवर्नमेंट ने अलग अलग बना रखी है कि अगर इतनी लिमिट है तो आप जीएसटी नंबर लोगे वरना नहीं लोगे। अगर इतनी टर्नओवर आपके साल की हो रही है तो आप जीएसटी नंबर लो वरना मत लो, ठीक है। अब कोई बंदा छोटा सी दुकान चला रहा है, जैसे ये नीचे दुकानदार हैं जितने भी हैं, तो इनमें से हार्डली किसी के पास जीएसटी नंबर होगा वरना नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करेगा, कोई बंदा इनको माल बेचेगा तो कल को ये भी तो वापस कर सकते हैं। तो अनरजिस्टर्ड से भी तो आपका माल वापस आ सकता है, अनरजिस्टर्ड भी तो आपको डेबिट नोट बना के दे सकता है। खाली माल वापस आने के केस में ही डेबिट नोट नहीं बनता, और भी केसेस हो सकते हैं। भाई आपने रेट ज्यादा लगा के दे दिया उसको, बात हुई थी 100 रुपए की, आपने लगा के दिया 500 रुपए, तो बाकी 400 रुपए का वो क्या बना के देगा आपको, डेबिट नोट बना के देगा, आपके लिए क्रेडिट नोट बन जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है जो आपका अनरजिस्टर्ड से है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, अच्छा अब मैं अगर ये बोलूं कि ये इसकी भी बात कर रहा है और ये इसकी भी बात कर रहा है तो सही नहीं है, क्योंकि B2C उसने बोला लार्ज अलग दिखाओ और अदर अलग दिखाओ, पर क्रेडिट नोट डेबिट नोट के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ ऐसा कहीं भी। वो तो कह रहा है सबका क्रेडिट नोट डेबिट नोट यही चढ़ा दो तो भाई साहब, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा अगला कॉलम मैं आपको बता देता हूँ है क्या, पर फॉर द टाइम बीइंग अभी फिलहाल के लिए ये चल नहीं रहा है। चल नहीं रहा मतलब अभी गवर्नमेंट ने इसको रोका हुआ है ना। एडवांस रिसीव्ड टैक्स लायबिलिटी किसके ऊपर, एडवांस रिसीव्ड के ऊपर। जैसे सपोज करो क्या होता था, गवर्नमेंट ने जब जीएसटी आया था तो क्या रूल लाए थे कि भैया सपोज करो मैंने आपको माल बेचना है ना, मैंने आपको माल बेचना है और जो मैंने आइटम बेचनी है आपको वो है 5% की टैक्स की। वो कितने की है, कितना टैक्स लगना है उस पर, 5%। माल है 10 लाख रुपए का, माल है 10 लाख रुपए का, तो 50,000 टैक्स बन गया, ठीक है। पर आपने क्या किया, माल मैं आपको दूंगा फरवरी के महीने में, माल मैं आपको दूंगा फरवरी के महीने में, और आपने क्या किया जनवरी के महीने में ही मुझे 5 लाख रुपए एडवांस दे दिया, मुझे 5 लाख रुपए क्या दे दिया, एडवांस दे दिया। तो गवर्नमेंट कहती थी भाई साहब देखो ऐसा है तुम्हारे पास एडवांस आ गया है ना, अपने को भी मांगता है ना, तो उस एडवांस में से आप क्या करोगे, 5 लाख रुपए एडवांस आया है, आइटम कितने टैक्स रेट की थी, 5% की, 5% की टैक्स की थी, तो 5 लाख का 5% कितना बनेगा, 25,000 रुपए। चुपचाप से 25,000 रुपए गवर्नमेंट को दे दो भाई साहब एडवांस मिलते ही, ठीक है। पर ये अभी कंसेप्ट चल नहीं रहा अभी, ठीक है, क्योंकि ये अभी बंद कर दिया है कि भाई छोड़ो इसको अभी धोख लो कुछ टाइम के लिए, ठीक है। अच्छा अगर आपने ऐसा दे दिया, अब सपोज करो अब आपने क्या किया, गवर्नमेंट को दे दिया भाई साहब 25,000 रुपए इस महीने में पे कर दिए, मन मार के पे कर दिए। अब जब आप फरवरी में उसको बिलिंग करोगे, फरवरी में क्या करोगे, बिलिंग करोगे, तो आपने बिल बनाओगे 10 लाख रुपए का, उस पर टैक्स लगेगा 50,000 रुपए, तो क्या आप 50,000 रुपए फिर भरोगे, नहीं भाई साहब, आप बोलोगे भाई साहब ऐसा तो भाई साहब खा लिया, आप क्या करोगे उसमें से एडजस्टमेंट करोगे, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस, फिर उसकी भी डिटेल देनी पड़ेगी आपको गवर्नमेंट को कि भाई साहब ऐसा है वो 25,000 रुपए पहले लिए थे ना, वो इस बिल के अगेंस्ट में से लिए थे, दोबारा मत मांग लेना, समझ गए नहीं समझ गए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको इससे एडजस्ट कर दोगे, जो आप पहले पे कर चुके हैं उसको क्या कर दोगे, एडजस्ट कर दोगे। अच्छा अगला टॉपिक है हमारा, अगला जो कॉलम है जिसमें डिटेल जानी है, HSN वाइज समरी। अब आपने क्या किया, अभी जो आप सेल चढ़ा रहे हो बेसिकली उसमें 3 HSN 2 HSN आपको मिल रहे हैं, उसमें 2 ही HSN की सेल है सारी, है ना, क्योंकि उसमें आइटम कम है। अब सपोज करो कोई किराने की दुकान चला रहा भाई साहब, उसका कितने HSN होंगे यार, होंगे कि नहीं होंगे, तो हर HSN की आपको समरी देनी पड़ती है कि पूरे महीने में हमने ये HSN कोड है, इसकी इतनी क्वांटिटी बेची है और इतना अमाउंट है, समझ गए। तो ये आपको HSN वाइज समरी यहाँ पे देनी पड़ती है, HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। कहने का मतलब क्या है कि आपने जितने भी आपके आइटम हैं उनका जो जो कोड है, अगर 10 आइटम है उनका कोड सेम है, जैसे हम बनाते हैं, सपोज पेन है ना, पेन का अगर एक ही HSN कोड है तो ब्लू पेन, रेड पेन, व्हाइट पेन, ऐसे कितने पेन हो सकते हैं, है ना, तो इनका तो HSN एक ही है, तो हमें कंबाइन देनी है सीधे,
एक HSM, इतनी क्वांटिटी और इतनी वैल्यू बन गई। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब लास्ट है हमारा कॉलम इसमें डॉक्यूमेंट इश्यूड। डॉक्यूमेंट इश्यूड कहने का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट इश्यूड में आता है कौन कौन सी डिटेल। भाई देखो, अभी तो आपने सिर्फ सेल चढ़ाना सीखा है, तो सेल में आपने इस महीने में कौन सा आपका स्टार्टिंग इनवॉइस नंबर है, कौन सा आपका लास्ट इनवॉइस नंबर है इस महीने का। ठीक है, टोटल आपने कितने इनवॉइस इश्यू किए थे, कितने उसमें से कैंसिल हुए हैं और कितने अभी आपके पास एक्टिव हैं, ये सारी डिटेल आपको देनी पड़ती है। हालांकि इसमें डॉक्यूमेंट इश्यूड में जो है सिर्फ सेल के इनवॉइसेस की नहीं और भी जाती है डिटेल, जैसे डिलीवरी चलान वगैरह हो गए, इन सब की भी डिटेल जाती है, वो हम डिलीवरी चलान वगैरह भरना भी सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो ये तो है आपकी GSTR 1 में जो डिटेल जाती है, जो हम अभी भरते हैं, जो हम रिकॉर्ड क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जो हम रिकॉर्ड क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मतलब ये वो डिटेल है जो हमें नई ऐड करनी है। अच्छा, अब GST में एक लफड़ा है। लफड़ा क्या है कि सपोज आपने इतनी सारी डिटेल भर ली, अब कोई ऐसा तो नहीं है भाई साहब हम भगवान बैठे हैं हमसे गलती नहीं होगी, ऐसा तो कोई नहीं है भाई। ऐसा जैसे हो सकता है कि हमने ए नाम के बंदे को माल बेचा था 50,000 रुपए का और बी को बेचा था 5 लाख रुपए का। ठीक है, हमने गलती से क्या कर दिया, ए के नाम से चढ़ा दिया GST की रिटर्न में 5 लाख रुपए से और बी के नाम से चढ़ा दिया 50,000 रुपए से, तो इनवॉइस गलत हो गया। ठीक है, हालांकि हमारी मंशा नहीं थी गलत करने की, पर हमसे क्या हो गया, गलती से गलत हो गया कि नहीं हो गया। अब पहले क्या था, जब वैट था, जब सेल टैक्स था, तो उस टाइम पे क्या करता था, रिटर्न रिवाइज करने का ऑप्शन होता था कि मतलब मैंने एक बार भर ली, वो मेरी ओरिजिनल रिटर्न होगी, मेरे से गलती होगी, मैं रिवाइज करूंगा और दूसरी बार दोबारा रिटर्न भर लूंगा। ठीक है, पर GST में रिवाइज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए पहला तो ये आपको बहुत केयरफुल होना है। जब भी आप रिटर्न भरोगे, आपको 2 बार एटलीस्ट अपना डेटा चेक करना है। ठीक है, आपने रिटर्न भर ली एक बार तो वो रिवाइज नहीं हो सकती। फिर आप क्या करोगे, अगले महीने में उसको अमेंड करोगे, अगले महीने की रिटर्न में उसको क्या करोगे, अमेंड करोगे। जैसे सपोज करो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ए और बी को हमने सेल की थी 50,000 और 5 लाख रुपए की, तो हमने गलती से क्या चढ़ा दिया, ए को चढ़ा दिया 50,000 से, ए को चढ़ा दिया 5 लाख से और बी को चढ़ा दिया 50,000 से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस इनवॉइस को इस वाली रिटर्न में सही करना है। सपोज अभी हमने गलती कब की थी, नवंबर में गलती की थी, तो अब हमें कहाँ चलाना है, उसको दिसंबर में सही करना है। तो आप जब नीचे आओगे तो एक आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे अमेंड रिकॉर्ड डिटेल ना, इसमें देखो सेम ऑप्शन आपको दोबारा मिलेंगे, सेम ऑप्शन आपको दोबारा मिलेंगे। भाई आप अमेंडमेंट क्या क्या कर सकते हो, अमेंड क्या कर सकते हो, B2B कर सकते हो, B2C कर सकते हो, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस कर सकते हो, क्रेडिट नोट डेबिट नोट कर सकते हो, अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड दोनों वाले, B2C अदर कोई आपने पहले चढ़ाई थी उसको अमेंड कर सकते हो, और एडवांस टैक्स लायबिलिटी आप इनको भी अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे कॉलम अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा डिस्कस करने की जरूरत मेरे हिसाब से है नहीं। क्लियर हो गया इतना? तो अभी आपको पता चल गया कि हमें GST की रिटर्न में क्या क्या भरना होता है। अच्छा, आप एक बार बोलो मेरे साथ, ठीक है। सबसे पहला कॉलम B2B, कौन सा, B2B, जिसमें लेने वाले को खरीद बेचने वाले दोनों का GST नंबर होता है। सबसे पहला कॉलम कौन सा था, B2B। उसमें SEZ यूनिट वगैरह सब किसी को भी बेचा है तो सारी डिटेल उसी में जाएगी। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, गवर्नमेंट ने कुछ एरिया ऐसे बनाए होते हैं कि यार ये ना थोड़े गरीब एरिया हैं, जैसे मतलब इनको थोड़ा विकास की जरूरत है, तो उस एरिया में गवर्नमेंट कुछ रियायत दे देती है आपको कि भैया यहाँ बेचोगे तो टैक्स कम लगेगा, ऐसे करके। ठीक है, तो वो सारी डिटेल कहाँ जाएगी, हमारी B2B में पहले कॉलम में। उसके बाद दूसरा कॉलम क्या था, B2C, लार्ज वाला। लार्ज वाले में क्या बोला, या तो आप कहाँ बेच रहे हो, अपने स्टेट से बाहर बेच रहे हो और इनवॉइस की वैल्यू कितनी है, 2.5 लाख से ज्यादा। ठीक है, अच्छा तीसरा बोला एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से बाहर बेच रहे हो। चौथा कौन सा था, B2C अदर, सारे B2C इनवॉइसेस जो पहले वाले कॉलम में नहीं आए। ठीक है, जो इस वाले कॉलम में नहीं आए वो सारे के सारे B2C अदर में आएंगे। अच्छा, उसके बाद अगला कॉलम था हमारा नील रेटेड सप्लाईज। इसमें लिखा हुआ है पर उसमें नील रेटेड, एग्जम्प्ट, जीरो रेटेड, तीनों सप्लाई आती है। नील रेटेड मतलब जिसपे गवर्नमेंट ने अभी कोई टैक्स रेट डिसाइड नहीं किया है, आगे फ्यूचर में लगा सकती है। ठीक है, जीरो रेटेड जिसपे गवर्नमेंट ने बोला है इसमें टैक्स रेट हमेशा जीरो रहेगा। एग्जम्प्ट जिसमें गवर्नमेंट ने बोला इनके ऊपर GST का कोई रेट ही नहीं लगेगा, GST ये टैक्स फ्री रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो एग्जम्प्ट हो गए ये। उसके बाद क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड वाले कौन सा वाले, रजिस्टर्ड वाले। अगर आपने किसी रजिस्टर्ड बंदे को, जो B2B इनवॉइस आपने काटा था, अगर वहां से आपका कोई डेबिट नोट बन के आता है या आपको कोई क्रेडिट नोट इश्यू करना है तो वो आप कहाँ चढ़ाओगे, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड वाले में। अगला क्रेडिट नोट, डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड वाले का था।
उसमें B2C लार्ज और B2C अदर्स दोनों की क्रेडिट डेबिट नोट आएंगे। टैक्स लायबिलिटी एडवांस अगर आपने कोई रिसीव किया है उसके ऊपर अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो वो आपको इसमें दिखाना है, ठीक है। अच्छा, और एडजस्टमेंट का भी था, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस, अगर आपने कोई एडवांस पे कर दिया है उसकी एडजस्टमेंट की है तो वो यहाँ से आप दिखाओगे। अगला कॉलम था HSN वाइज समरी, भाई आपने पूरे महीने में किस HSN की कितनी क्वांटिटी बेची है, कितना अमाउंट है, ठीक है, क्लियर हो गया। और वही डॉक्यूमेंट इश्यूड में लास्ट कॉलम में कौन सी डिटेल जाती थी हमारी, कि हमने कितने सेल के इनवॉइसेस काटे, कौन सा नंबर पहला था, कौन सा नंबर आखिरी था, कितने कैंसिल किए हैं, ठीक है, आगे डिलीवरी चलान कितने किए हैं इशू, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। जब हम एक एक कॉलम भरेंगे तो हम एक एक कॉलम सारे देखेंगे, ठीक है, क्लियर। मैं एक काम करूंगा, ये फाइल आपको मैं घर के लिए भी भेज दूंगा, आप इसको एक बार घर में जरूर इसके नजर मार देना इसमें, है ना, ओके, ठीक है, आप करो अपना काम करो।